नाम में भी जी लगा रखा खुद ही। राहुल निषाद, कुंदन सिंह, अंकित कुमार, शिवम झा, शिव कुमार, चेतन, रंजना, कशिश सैनी, विकास कुमार, कोई बच्चे वहां से जोड़ रहे हैं। आई होप कि आप सभी क्लास लाइव हो गई, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर माहौल एकदम बढ़िया चल रहा है तो एक कमेंट करके हमें बताएंगे, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करने वाले हैं शुरू। स्टार्टिंग में क्लास राउंड राउंड करता है 5 मिनट। तो 11:15 की क्लास 11:15 बजे चलाए करो, 11:10 पे चलाओगे तो राउंड राउंड करेगा। हुसैन, रक्षत शर्मा, नितेश, सुजाता, राहुल निषाद, रोहित, मोहम्मद अमानुल्लाह। अच्छा, आज इनका पूरा नाम आया है, देवयान दत्ता, सुजाता। चलो सभी को नमस्कार। अब आज हम शुरू करते हैं बेटा आज का कार्यक्रम। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक दो बातें बताई थी जाते हुए। एक तो ये बताया गया था कि अलग अलग मीडियम के जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हैं, अलग अलग मीडियम के जो अपवर्तनांक होते हैं वो अलग अलग हैं। तो हमने कुछ एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, कुछ निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको क्लास में याद कराए थे, जो फ्राइडे को हमारी लास्ट क्लास हुई थी, है ना। और अगर आपको याद आ रहा हो तो फटाफट आप बताएंगे कि डायमंड का मैंने आपको एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या बताया था। डायमंड का याद आ रहा है? 2.42 ऐसा कुछ बताया होगा। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था कि लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में होती है सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की। ये लाइट की स्पीड किस में है? वैक्यूम में, निर्वात में है। लेकिन वैक्यूम के अलावा अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड पूछेगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V = C/N। ये मैंने बिल्कुल जाते जाते आपको बताया था कि जिस मीडियम में आपसे लाइट की स्पीड पूछी जाए, आप एक काम करना, उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से उसी मीडियम के अपवर्तनांक से डिवाइड कर देना, है ना। तो एक पिछली क्लास से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट in a medium of refractive index 2.5। हिंदी में लिखेंगे 2.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 2.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 2.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बताओ। गजाला, फिरदौश, किरण, कुंदन, शेखर, शुभम, अमित सिंह इसका आंसर देंगे। आपको उस माध्यम में प्रकाश की चाल बतानी है जिस माध्यम का अपवर्तनांक 2.5 है। तो आपको मैंने बताया था किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल पूछे, बच्चा भी निकाल सकता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछेगा आपको करना क्या, C की वैल्यू को उस माध्यम के अपवर्तनांक से डिवाइड कर देना। ये आपको फॉर्मूला बताया था। तो आपको बेटा जिस मीडियम में लाइट की स्पीड चाहिए उसके ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग करना है C की वैल्यू को। तो C की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 2.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। और 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6/5 यानी कि 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे का आंसर 1.2 × 10⁸ आ रहा है उसका ठीक है। हाँ, 1.2 × 10⁸। रामपाल 10, 1 2 3 4 5 6 7। सही है। आगे बात समझ में। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों बताया, मुझे एक शब्द आपको बताना था, शायद वो पिछली क्लास से हमारा रह गया। अब बेटा यहाँ पे अगर एक चीज देखना आप, कि जो जिस मीडियम में आपको लाइट की स्पीड चाहिए उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आप भाग कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आ जाएगा? ये C/V। तो पेपर में कई बार ये भी पूछ लेता है कि एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या बन गया? N = C/V। तो C आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? C होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या होता है बेटा, प्रकाश की चाल माध्यम में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल आपको चाहिए उसी माध्यम का ही अपवर्तनांक हमें लिखना होता है, यह हमें पता है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आया, C/V, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है बटे प्रकाश की चाल माध्यम में कितनी है। अब इस फॉर्मूले को देखकर आप मुझे बताओ कि जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या बनती है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की SI यूनिट आप सभी को बतानी है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की SI यूनिट क्या बनेगी, यह हमें बताना है। ठीक है, देखो भैया इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। अब यहां देखो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा है, प्रकाश की चाल, नीचे भी लिखा है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल निर्वात में आप नापेंगे वो भी मीटर पर सेकंड में आएगी, और मीडियम में नापेंगे वो भी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो यानी क्या बनेगी, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो शायद मैंने आपको बोला था पर लिखवाया नहीं था ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक कैसी राशि है, यूनिट लेस, मात्रकहीन, तो यहाँ पे लिखेंगे। और आप वैसे भी देखना, जब भी मैंने आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखवाए हैं हमेशा उनकी वैल्यू लिखवाई है कि डायमंड का 2.42 है, पानी का 1.33 है, कांच का 1.5 है, हवा का 1.0003 है ना। तो इनके आगे मैंने कोई मात्रक तो लिखवाया ही नहीं है, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है ये। तो यहां पे लिखेंगे हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, हिंदी में लिखेंगे अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और यहां पर हम क्लास में समझ चुके हैं कि जब भी लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बेटा हमारी लाइट जाएगी, तो हमें पता है कि जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए, एक से दूसरे माध्यम में जाए, जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो किसी एक मीडियम को हम कहेंगे रेयर मीडियम, विरल माध्यम, और एक को हम कहेंगे डेंसर, सघन माध्यम। और आपको पता है कि सघन माध्यम हम उसे कहेंगे जिसका अपवर्तनांक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जहां पे लाइट धीरे चलेगी। तो विरल माध्यम, तो पहले केस में मैं ले रहा हूं कि प्रकाश जा रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, दूसरा केस ले रहा हूं सघन से जा रहा है विरल में, डेंसर से जा रहा है रेयर में, सघन से आ रहा है विरल में, सघन से आ रहा है विरल में। ये हमारा नॉर्मल है अभिलंब, ये भी है नॉर्मल अभिलंब। ठीक, अब तो हम क्लास में ये समझना है कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब प्रकाश एक से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, ये बात हमें क्लास में समझनी है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम देखेंगे जब प्रकाश जाएगा विरल से सघन माध्यम में तो क्या होगा, और सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा। लाइट जब मीडियम बदलती है तो क्या क्या उसके साथ में चीजें होती हैं। तो अब इस बात को समझना कि जैसे मैं आपसे कह दूं भाई लाइट जा रही है हवा से पानी में या पानी से हवा में, तो जब लाइट मीडियम चेंज करेगी, एक हवा एक पानी, तो उनमें से एक सघन माध्यम होगा, एक विरल माध्यम होगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि लाइट जा रही है पानी से कांच में, तो जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक कोई माध्यम विरल बनता है, एक सघन बनता है, एक रेयर, एक डेंसर, एक का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, एक का ज्यादा। अब यहां देखेंगे बेटा लाइट जो है हमारी, ये पहले वाले केस में बहुत ध्यान समझना कि लाइट हमारी जा रही है विरल माध्यम से सघन में, रेयर से डेंसर। अभी लाइट जा रही थी, और जो प्रकाश की किरण चलेगी, चलने वाली किरण का आपका नाम पता ही है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे होता है आपतित किरण। और ये नॉर्मल से जिस एंगल पर जाएगी वो हमारा कहलाता है आई, है ना, ये हमें पहले से पता है।
इंसिडेंट रे आपतित किरण नॉर्मल से जिस एंगल पर जाएगी वो हमारा होता है आई। ये हमारी इंसिडेंट रे है आपतित किरण। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये इंसिडेंट रे है आपतित किरण है। अभी जब ये बेटा प्रकाश की किरण आपकी जाएगी विरल माध्यम से सघन, सघन माध्यम यानी कि जहां प्रकाश धीरे चलता है, यानी कि भीड़ भाड़ वाला एरिया। तो जब लाइट जो है विरल से सघन में जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, सघन माध्यम यानी कि जहां भीड़ भाड़ है, तो लाइट बच बच के चलेगी। यानी लाइट क्या करेगी, ये लाइट जो होगी, हमें बचपन से पता है कि भैया प्रकाश तो जो है वो सीधी रेखा में चलता है, ये लाइट चलती है सीधी रेखा में। लेकिन जब बेटा जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो लाइट सीधी नहीं निकलेगी, लाइट क्या करेगी, इस नॉर्मल अभिलंब की तरफ को बैंड हो जाएगी, यानी कि लाइट कुछ ऐसे जाएगी। यानी लाइट को अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक ही मीडियम होता तो एक ही मीडियम में तो लाइट सीधी सीधी निकल जाती है। यानी लाइट को इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना चाहिए था, लेकिन लाइट जब जाएगी विरल से सघन माध्यम में डेंसर में तो लाइट सीधी ना निकल के नॉर्मल अभिलंब की तरफ को बैंड हो जाती है। और ये जो दूसरे मीडियम में लाइट जाती है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी कहलाती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और इसे हम लिखते हैं आर से। ठीक, ऐसा ऐसे बेटा यहाँ पे भी लाइट को सीधा निकल जाना चाहिए। हमें पता है कि लाइट तो भाई सीधी रेखा में चलती है, लेकिन लाइट सीधी रेखा में तभी चलती है जब वो केवल एक ही मीडियम में हो। अब बेटा लाइट जो है यहाँ पे जा रही है डेंसर से रेरर, सघन माध्यम से विरल, तो ऐसे केस में बेटा लाइट जो होती है वो नॉर्मल से अभिलंब से दूर हट जाती है, वो सीधी ना चल के ऐसे निकल जाएगी, नॉर्मल अभिलंब से दूर हट जाएगी। और दूसरे मीडियम में जाने वाली होती है रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, और ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो कहलाएगा हमारा आर। अब यहाँ पे एक बड़े ध्यान से बात को समझना कि रिफ्लेक्शन परावर्तन की तरह क्या यहाँ पे आई और आर बराबर है? नहीं भाई, जब लाइट नॉर्मल के नजदीक आएगी तो यानी कि जो आर की वैल्यू होगी वो आई से छोटी होगी। यानी कि जब लाइट जाती है रेरर से डेंसर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो आर की जो वैल्यू होगी वो आई से छोटी आएगी। यहाँ पे आई आर सेम नहीं होंगे। और जब प्रकाश जाएगा सघन से विरल में, डेंसर से जाएगा रेरर मीडियम में, सघन से विरल, तो यहाँ पे बेटा लाइट दूर हट रही है तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो आई से कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आई आर सेम नहीं होते। ठीक है, दूसरी चीज, इस आई और आर के नाम भी आपको पता होने चाहिए। आई का नाम तो हमें सभी को पता ही है, आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और आर को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो यानी कि जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ते थे कि लाइट टक्कर मार के जब वापस आती थी तो जिस एंगल पर जाती थी उसी पे वापस आती थी, लेकिन यहाँ पे जब लाइट जाएगी सघन से विरल माध्यम में दूर हटेगी तो हमें यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो आई से ज्यादा आएगी। और जब लाइट बेटा हमारी क्या करेगी, विरल से जाएगी सघन माध्यम में तो नॉर्मल अभिलंब के नजदीक आएगी, यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो आई से छोटी होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अपवर्तन कोण यहाँ पे आपतन कोण से छोटा है, और यहाँ पे जो अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो आपतन कोण से ज्यादा है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा और टीचर को पता है कि आपको रटा पड़ा है। सर्कल का कंफ्यूजन है, प्रकाश का स्पीड किलोमीटर पर सेकंड होगा कि किलोमीटर पर घंटा होगा। अब आप सुनते कम हो तो भाई हम क्या कर सकते हैं, आकाश है ना। कंफ्यूजन इसलिए तुमने दोबारा, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आया, तुमने दोबारा वीडियो को देखा ही नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि आपका समय बड़ा कीमती है, क्यों देखें हम, कुछ कर थोड़ा ना सकते हैं तुम्हारा। अब इसमें आप एक क्वेश्चन बताएंगे सब बच्चे ध्यान से, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत बताने वाले हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो।
क्या आंसर होगा दूसरे नंबर का? कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। इसमें एक सवनम कुमार का ठीक है, अभी तक ज्यादातर बच्चों का है गलत। ये रिफ्लेक्टेड अवे लिखा हुआ है बेटा, ये ए अवे। जितने बच्चे इसका आंसर ए लिख रहे हैं उनका तो महागलत है, जो बी लिख रहे हैं उनका भी गलत है, सी का भी गलत है और डी का है ठीक। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि डी इसका आंसर क्यों है। दोबारा पढ़ेंगे, बी लिखना बंद कर दो एक तो। अब देखो आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि आपने बचपन से जो मैंने बात बताई थी आपको अभी, उससे आपने रट रखा है। इसने कहा कि लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो केवल आप इतना पढ़ रहे हैं कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, डेंसर मीडियम से जा रहा है रेयर मीडियम में। लेकिन आप यहां पे एक बात ध्यान नहीं दे रहे हो कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा तो रहा है, लेकिन उसने यहां पे एक चीज लिखी, अलोंग ए नॉर्मल टू द बाउंड्री। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। अब यहां पे एक चीज देखना, ये बेटा प्रकाश जा रहा है आपका सघन से विरल माध्यम में, ये मेरा माध्यम है डेंसर सघन माध्यम, ये रेरर विरल। लेकिन बेटा लाइट जो है ना हमारी, ये जो बाउंड्री समझ रहे हो ना, बाउंड्री का मतलब यहां पे ये है कि जहां पे दोनों मीडियम मिल रहे हैं, भाई यहाँ पे विरल माध्यम है, यहाँ पे सघन, तो ये बाउंड्री बन रही है, हम इंटरफेस कह देंगे या बाउंड्री कह देंगे। अब इस बाउंड्री पे नॉर्मल बना अभिलंब। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा तो रही है, डेंसर से रेरर में जा तो रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो सघन से विरल माध्यम में जा रही है, लेकिन वो जा रही है इस नॉर्मल अभिलंब के अनुदिश, यानी कि जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, वो अभिलंब के अनुदिश जा रही है। इंसिडेंट रे आपतित किरण, बेटा अगर इंसिडेंट रे आपतित किरण अभिलंब के जब अनुदिश जाएगी ना बेटा, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, सीधी। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे जो दूसरे मीडियम में गई है, अपवर्तित, सीधी। देखो जब प्रकाश की किरण एक से दूसरे मीडियम में जाती है, वो नॉर्मल के नजदीक आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ऐसा केवल तभी होगा अगर लाइट ओब्लिक्यूली तिरछी यात्रा करे। यानी लाइट अगर नॉर्मल से किसी एंगल पर जाएगी तो या तो नॉर्मल के नजदीक आएगी या दूर जाएगी, वो डिपेंड करेगा कहां से कहां जा रही है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। आपका बी ऑप्शन तब ठीक होता अगर वो लाइट बेटा तिरछी यात्रा कर रही होती, ओब्लिक्यूली जा रही होती, किसी एंगल पे जा रही होती। अब उसने आपको क्लियर कर रखा कि लाइट जो है बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग जा रही है, अभिलंब के अनुदिश जा रही है, तो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी नहीं। तो अभिलंब के अनुदिश यात्रा कर रही रे बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाती है। अब अगर वो पेपर में केवल इतना ही लिख के छोड़ देता कि लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेरर, आगे का वो लिखता ही ना, तो फिर हम यही मान के चलते कि लाइट तिरछी जा रही है। हम जर्नल केस लेके चलते, फिर हम ये मानते कि ये वाला केस मान लेते भाई लाइट डेंसर जा रही है रेरर में, तो फिर हम ये मान के चलते कि वो नॉर्मल से किसी एंगल पे जा रही है तो दूर हटेगी, सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पर उसने आपको क्लियर कर दिया कि लाइट जा कैसे रही है। अगर वो क्लियर ना करता तो फिर आपका ऑप्शन बी ठीक होता, पर उसने तो बता दिया कि लाइट जा कैसे रही है। तो यानी कि लाइट एक से दूसरे मीडियम पे जाते समय ऐसा हो सकता है कि लाइट बेटा बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाए। तो लाइट सीधी की सीधी तब निकल जाती है जब वो नॉर्मल के अलोंग जाती है, अभिलंब के अनुदिश जाती है, बिल्कुल सीधी निकलेगी। मीडियम का असर ये होगा, ये बस केवल स्पीड बदल जाएगी। जैसे इंसिडेंट रे है, ये प्रकाश जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो सघन माध्यम में लाइट की स्पीड होती है कम और विरल माध्यम में लाइट की स्पीड होती है ज्यादा, लाइट की स्पीड में फर्क आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अच्छी बात है, नहीं आया दोबारा समझो, आ जाएगा। क्वेश्चन क्यों नहीं आया समझ में? साफ साफ लिख रखा उसने, और क्या इसमें अलग से बताना है कुछ? कोई रॉकेट साइंस थोड़े ना इसमें भाई क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? क्यों? तुम्हारा जब गलत हो जाता ना आंसर तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, तुम्हें लगता है कि जो तुमने आज तक पढ़ रखा बस वही पेपर में दिखे। टीचर को पता है तुम कितना पढ़ के और कहां पे गलत कराना है। उसने लिखा है साफ साफ, चिल्ला के बोल रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो प्रकाश जा रहा है सघन से विरल माध्यम में अभिलंब के अनुदिश। भाई ये सघन माध्यम है, इससे जा रहा प्रकाश विरल माध्यम में। अभिलंब नहीं पता तुम्हें क्या होता है? नॉर्मल, सारी क्लास ली नहीं ली तुमने? नॉर्मल वो लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस के साथ। तो लाइट जो है वो नॉर्मल के अलोंग जा रही है, अभिलंब के अनुदिश जा रही है। जब लाइट अभिलंब के अनुदिश जाती है बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाएगी, तो ना नॉर्मल के नजदीक आएगी ना दूर जाएगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चे कह रहे सर सीमा के साथ नहीं जाएगी, सीमा के साथ जाएगी।
बाउंड्री के साथ जाएगी। आगे हम एक केस पढ़ेंगे, जैसे लाइट जो है ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो लाइट आपने यहां से छोड़ी, लाइट इस बाउंड्री के साथ साथ, सीमा के साथ साथ चली जाएगी। अगर हम लाइट को क्रिटिकल एंगल पर, क्रांतिक कोण पर छोड़ेंगे, ये केस भी आएगा कि लाइट बाउंड्री के साथ कब जाती है। तो जैसे लाइट को आपने यहां से छोड़ा तो लाइट इस बाउंड्री के साथ साथ निकल जाए, इस सीमा के साथ साथ निकल जाए। ऐसा तब होगा जब हम लाइट को, एक कोण होता है क्रांतिक कोण, अगर उस कोण पर छोड़ते हैं तब लाइट बाउंड्री के साथ जाती है। अगर लाइट को बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग, अभिलंब के अनुदिश छोड़ते हैं तो लाइट बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाती है। जैसे मिरर वाले केस में हमने पढ़ा था, अगर यहाँ पे दर्पण होता मिरर, तो अगर लाइट को हम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल परपेंडिकुलर छोड़ते तो लाइट टक्कर मारकर उसी पाथ पर वापस लौट आती है मिरर वाले केस में। पर यहाँ पे मिरर तो है नहीं, तो लाइट क्या करेगी, दूसरे मीडियम में पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो ये फालतू की बकवास लिखनी बंद करो। यहाँ पे जो बच्चा लिख रहा है ना, ये कभी अभी दो कान पे लग गया ना, भी ठीक हो जाओगे। पढ़ाई पे ध्यान दो, जो समझाया जा रहा है। पेपर में फिर रोते फिरोगे, जब आएगा ना बाद में। ये करो क्वेश्चन। अगला क्या है, इसमें लिखा है इसने, ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। बेटा लाइट हमारी जा रही है ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर में, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल आर क्या होगा। तो कह रहा है कि जो प्रकाशीय किरण कांच से हवा में जा रही है, अपवर्तन कोण पूछ रहा है क्या होगा। एक में कह रहा है कि आपतन कोण आई के बराबर होगा, एक में कह रहा आई से बड़ा होगा, एक में कह रहा छोटा होगा, एक में कह रहा 45 डिग्री होगा। तो अब यहां पे एक बात समझो कि लाइट जा रही है ग्लास से एयर में। अब इस बार उसने हमें नहीं बताया कि जब लाइट कांच से एयर में जा रही है तो वो कैसे जा रही है। उसने इस बार हमें बोला ही नहीं कि वो नॉर्मल के अलोंग जा रही है। जब वो ऐसा नहीं बोलेगा तो फिर हम अपनी तरफ से यही मान के चलेंगे कि लाइट तिरछी जा रही है, किसी एंगल पे जा रही है। तो आप सभी को पता है कि ग्लास और एयर में, ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5 और एयर का लगभग होता है 1। लाइट जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी कि जो आई के मुकाबले आर की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा। तो आर का मान आई से ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। जो इसका आंसर डी बता रहा है ये केवल तुक्केबाजी कर रहा है। 45 जैसा जिक्र तो हमने क्लास में अभी तक किया ही नहीं है। ये फर्जी बच्चा है 45 बताने वाला, है ना। इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है बिल्कुल भी। भाई आप एक बात समझो, पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखो लाइट जा रही है आपकी सघन माध्यम से विरल में। भाई ग्लास तो डेंसर मीडियम ही है एयर के मुकाबले, तो यहाँ पर भी लाइट आपकी जा रही है सघन से विरल। लेकिन इस बार मैंने कहा कि आर की वैल्यू आई से ज्यादा होगी। यहाँ पर भी आपकी लाइट जा रही थी सघन से विरल, लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ पर लाइट आपकी दूर नहीं हटेगी, यहाँ पर लाइट आपकी सीधी सीधी निकल जाएगी, क्योंकि उसने एक चीज और लिख रखी थी कि लाइट जा रही है अलोंग द नॉर्मल, अभिलंब के अनुदिश। तो जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश जाएगा तो मीडियम चेंज करने के बावजूद भी ऐसा होगा कि सीधा का सीधा निकल जाए। तो जो हमने यहाँ पे शुरुआत में जो हमने केस बनाए 3, ये 2 हमने बनाए थे, ये कि लाइट जा रही है सघन से विरल, लेकिन यहाँ पे कैसे जा रही है, लाइट तिरछी यात्रा कर रही है, ओब्लिक्यूली जा रही है। लाइट इज ट्रेवलिंग ओब्लिक्यूली, प्रकाश तिरछी यात्रा कर रहा है, ओब्लिक्यूली ट्रैवलिंग हो रही है लाइट की, तिरछी यात्रा। तिरछी यात्रा करते समय जो आपने बचपन से रट्टा मारा है, नजदीक आना दूर जाना, ये ठीक है। बाकी में कंफ्यूजन ना हो, इसे मैं हटा देता हूं। यहाँ लाइट नजदीक आ रही है और यहाँ लाइट दूर जा रही है, ठीक। अच्छा, अगर अलोंग नॉर्मल हो, अभिलंब के अनुदिश यात्रा की जाए, अगर अभिलंब के अनुदिश यात्रा हो अलोंग द नॉर्मल, तो लाइट एक से दूसरे मीडियम में जब जाएगी, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, तो यहां पे लाइट जा रही है अलोंग द नॉर्मल, अभिलंब के अनुदिश। अभिलंब के अनुदिश, ठीक। तो अगर बेटा लाइट अभिलंब के अनुदिश जाएगी तो सीधी की सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर रिफ्रैक्ट होगी नहीं, बिल्कुल सीधी निकलेगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब लाइट जो है एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक से दूसरे मीडियम में, लेकिन बेटा वो जा कैसे रही है, तिरछी यात्रा कर रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट तिरछी यात्रा करते समय भी बिल्कुल सीधी निकल जाए? क्या ऐसा संभव है कि नहीं है कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो और तिरछी जा रही हो और तब भी बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाए? भाई नॉर्मल के अलोंग जाएगी, अभिलंब के अनुदिश जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, है ना। तो अगर लाइट जो है अगर वो तिरछी यात्रा करे और एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो, क्या वो सीधी निकल सकती है? तो हम बोलेंगे जी हाँ, तब भी ऐसा हो सकता है अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। तो जितना अपवर्तनांक इस मीडियम का है,
और उतना ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का भी हो, दोनों माध्यम के अगर अपवर्तनांक सेम हो, तब भी ऐसा हो सकता है कि लाइट जो है बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाए। तो आपको सोचो, अगर दोनों मीडियम के ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है, तो फिर तो आप ऐसा कह ही नहीं पाओगे कि कौन सघन है कौन विरल है। भाई दोनों का ही अपवर्तनांक मान लो 1.5 है। मान लो कि जैसे हमने पढ़ रखा था कि बेंजीन का 1.5 है, और मैंने ऐसा कांच लिया जिसका 1.5 हो, तो और लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो, दोनों के अपवर्तनांक सेम हो, तो तिरछी यात्रा करते समय भी ऐसी संभावना है कि लाइट सीधी निकल जाए। ठीक है, अगर बड़े ध्यान से देखना सही बच्चे, कि अगर लाइट बेटा एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, उनमें से एक रेयर है एक डेंसर है, तो लाइट अगर तिरछी जा रही है तो सघन माध्यम में नजदीक आएगी, आर की वैल्यू आई से छोटी होगी। जहां पे लाइट सघन से विरल में जा रही है, अगर तिरछी यात्रा कर रही है तो आर की वैल्यू आई से बड़ी होगी। तो मैंने कहा कि नॉर्मली हमें यह तो पता ही है कि तिरछी यात्रा करते समय या तो लाइट नजदीक आती है दूर जाती है। फिर मैंने कहा कि ऐसा संभव है कि लाइट जो है ना तो नजदीक आए ना दूर जाए, अगर दोनों माध्यम के अपवर्तनांक सेम हो। अगर दोनों के अपवर्तनांक अलग अलग हैं, इसका मान लो n1 है इसका n2 है, अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, तब भी लाइट सीधी निकल सकती है अगर वो नॉर्मल के अलोंग जाए। तो नॉर्मल के अलोंग जाते समय चाहे दोनों के सेम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो चाहे दोनों के अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना भाई। जब लाइट नॉर्मल के अलोंग जाएगी, फिर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो चाहे अलग हो, सीधी सीधी निकलेगी। जब दोनों के सेम हो चाहे कैसे भी हो, सर माध्यम विरल विरल हो तब नहीं सीधी जाएगी, लेकिन रेफ्रेक्टिव से विरल विरल हो। बेटा एक विरल विरल का क्या मतलब है तुम्हारा? दो मीडियम होते हैं ना, ये कोई मीडियम ना तो विरल होता ना कोई सघन होता, एक दूसरे के मुकाबले होते हैं ये, है ना। सॉरी, अब जो मैंने आपको बात बताई है इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। अभी क्वेश्चन जो है ना, दो ऑप्शन इधर है, दो अगले पेज पे हैं। तो अभी केवल आप क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ो ध्यान से। आप मुझे बताओ कि ए और बी में से कौन सा ठीक है, दोनों ही गलत है, दोनों ही सही है। ये कह रहा है कि प्रकाश एक माध्यम ए से दूसरे माध्यम बी में बिना इंटरफेस यानी बिना बाउंड्री पर झुके गुजरता है, यानी कि प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जा रहा है और बिना झुके निकल जा रहा है, यानी कि सीधे सीधे निकल जा रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। तो कह रहा है कि किस केस में ऐसा संभव नहीं हो सकता कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो और बिना झुके निकल जाए। तो कह रहा है इनमें से वो कौन सा केस है जब ऐसा संभव नहीं होगा, तो ये आपको बताना है। थोड़ा कंफ्यूज करने की लैंग्वेज है क्वेश्चन की, ध्यान समझना। देखो लाइट जा रही है, दे दे भाई कॉपी, ला देना कुछ तेरा मन करे तो। देखो यहां बड़े ध्यान समझना, लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है और बिना इंटरफेस पे झुके हुए। तो पहले केस में कह रहा है ए एंड बी हैव द सेम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस ओब्लिक्यूली। भाई दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ही सेम है, अब लाइट चाहे ओब्लिक्यूली जाए चाहे लाइट तिरछी यात्रा करे, तो लाइट तो सीधी निकलेगी। यानी ये वाला जो केस है पहले वाला, इसमें तो मामला संभव है कि दोनों के अपवर्तनांक सेम है, तो प्रकाश तिरछी यात्रा भी करेगा तो सीधा निकल जाएगा। ये केस तो है संभव, लेकिन आपको संभव नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि जो संभव नहीं है वो बताना है। यानी कि ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ए ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं बनेगा। अगर दोनों माध्यम के अपवर्तनांक सेम हो तो लाइट सीधी निकलती है। बी में कह रहा है कि ए और बी के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम और लाइट क्या है परपेंडिकुलरली गिरे। ए और बी के बेटा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर सेम है, दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है, तो आप बाबू खुद समझो, अब चाहे लाइट तिरछी यात्रा करे चाहे सीधी निकले तो क्या होगा, सीधी निकल ही जाएगी। यानी ये कैसे भी संभव है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखो ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे नहीं पूछता है वो, उसने पूछा किस केस में संभव नहीं है, तो संभव है दोनों केस में। तो जब लाइट परपेंडिकुलरली जा रही है यानी कि नॉर्मल गिर रही है, लंबवत गिर रही है, फिर तो चाहे दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो चाहे ना हो, परपेंडिकुलर वाले केस में तो हमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। भाई परपेंडिकुलर वाले केस में तो हमें पता है कि लाइट सीधी निकलेगी। दोनों के अपवर्तनांक सेम है नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जब तिरछी यात्रा करती है तो अगर उस समय दोनों के सेम है तो यहां पर भी सीधी निकल जाएगी, तो यह भी संभव नहीं है।
मतलब ये दोनों केस संभव हैं, तो यानी कि मेरा आंसर नहीं बनेंगे। अब यहां पे बताना इसमें सी और डी में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ाओगे? वेव ऑप्टिक्स थोड़ी सी कम पढ़ेंगे हम, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स जो है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मान लो टेक्नीशियन की या रेलवे ग्रुप डी वगैरह की, बहुत सारे पेपर में वेव ऑप्टिक्स नहीं आता। 10 तक का फिजिक्स आता है तो उसमें रे ऑप्टिक्स आती है, लेकिन कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप सीडीएस वगैरह का दे रहे हैं तो जितने में रिक्वायरमेंट है तो हम उतना वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ लेंगे। चल रहा ना ऑप्टिक्स, वो लिखा हुआ ना। सर प्रकाश का अपवर्तन किस पर निर्भर करता है? दोनों मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पर, कि दोनों मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में कितना डिफरेंस है, उस बात पर डिपेंड करता है। देखो इसमें लिखा है सी में ए एंड बी हैव डिफरेंट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन इंटरफेस। ए और बी के अलग अलग अपवर्तनांक सूचकांक हैं और प्रकाश सामान्य नहीं कि लंबवत रूप से इंटरफेस पर गिरता है। ये लंबवत मान लो, ये ज्यादा उसने गलत हिंदी यूज कर ली। अब एक बात समझो, दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन जब लाइट नॉर्मली गिरेगी, तो जब लाइट नॉर्मली गिरती है ना, तो चाहे दोनों के अलग अलग भी हो, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग इसका अलग, जब लाइट नॉर्मली लंबवत गिरती है तो भी सीधी निकल जाती है। तो ये भी संभव है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। लेकिन देखो डी केस में संभावना नहीं है। ए और बी दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हैं अलग अलग और लाइट ओब्लिक्यूली गिर रही है। भैया अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हों और प्रकाश तिरछी यात्रा करे, अब लाइट सीधी नहीं निकल सकती। अब ये संभावना मामला नहीं है। अब लाइट या तो नॉर्मल के नजदीक आएगी या दूर जाएगी। भाई मुझे बताओ क्या ऐसा संभव है कि ए और बी के अलग अलग अपवर्तक सूचकांक, यानी कि ये अपवर्तनांक की बात कर रहा है, ए और बी दोनों के अपवर्तनांक अलग अलग हैं और प्रकाश इंटरफेस पर तिरछा पड़ता है। तो अगर दोनों के अपवर्तनांक अलग अलग हो, प्रकाश इंटरफेस पर अगर तिरछा गिरे, तो क्या ऐसा हो सकता कि बिना झुके निकल जाए? नहीं, फिर तो भैया झुकना पड़ेगा उसे, तो वो नहीं चलेगा मैं झुकेगा नहीं। फिर या तो नजदीक आएगी लाइट या दूर जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि वो रेरर से डेंसर में जा रही है कि डेंसर से रेरर में। तो अगर दोनों मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं और लाइट तिरछी यात्रा करे, फिर तो भैया झुकना ही पड़ेगा। यह संभावना नहीं है कि बिना झुके निकल जाए। तो डी हमारा आंसर सही है। देखो इन सब बातों को, अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन के में लैंग्वेज में नहीं फंसना। अभी मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, मैं 4 केस बता रहा हूं, दोबारा समझो। पहला केस हमने क्या देखा, पहले मीडियम का अपवर्तनांक दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक समान है और लाइट तिरछी यात्रा कर रही है, तब भी सीधी निकल सकती है। भैया दोनों का भली, जब दोनों का सेम है, ना किसी को मैं सघन कह सकता हूं ना किसी को विरल कह सकता हूं, तो लाइट सीधी निकलेगी। अच्छा, अगर दोनों मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो चाहे अलग अलग भी हो, लेकिन अगर लाइट नॉर्मली परपेंडिकुलरली गिरती है, फिर तो सीधी निकलती है। चाहे दोनों के सेम हो चाहे दोनों के अलग अलग हो, तो सीधी निकलेगी। लेकिन अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, तो तिरछी यात्रा करते समय या तो नजदीक आएगी या दूर जाएगी। ठीक है, अरे आगे समझ में क्वेश्चन ही है बेटा। पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाना इस टाइप का, अगल बगल वाले की शक्ल देख के समझ जाना कि गलत कर दिया उन्होंने। नॉर्मली बच्चे बस यही 2 केस पढ़ के जाते हैं कि सघन में लाइट नजदीक आती है, विरल में दूर जाती है, पर वो ये समझते नहीं है कि भैया लाइट नजदीक आ रही है दूर जा रही है। इसके लिए आप ये समझो कि एक माध्यम सघन एक विरल होना जरूरी है, यानी कि इनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होना जरूरी है। एक का मान लो N1 है, एक का मान लो N2 है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो गए, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो गए, तो तिरछी यात्रा करते समय भी लाइट सीधी निकल जाएगी। और अगर नॉर्मली लाइट गिर रही है, परपेंडिकुलरली गिर रही है, फिर चाहे दोनों के अलग अलग हो चाहे दोनों के सेम हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो सीधी निकलेगी। चाहे दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है चाहे दोनों के अलग अलग हैं, जब वो नॉर्मल के अलोंग जाएगी, ठीक, तो सेम है तो भी सीधी निकलेगी, अलग अलग है तो भी सीधी निकलेगी, अलोंग द नॉर्मल। लेकिन अगर तिरछी यात्रा कर रही है और दोनों के सेम है, तब भी वो सीधी निकल सकती है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। बना लिए सारे फोटो सभी ने? बना लो एक बार, पूरे कर लो ये। देखो एक बात और ध्यान रखना, जो बच्चे, मैं इसमें एक छोटा सा एक वीडियो अपने यूट्यूब पे बना के डाल भी दूंगा। जो बच्चा केवल इस बैच में ग्रेड 3 की तैयारी कर रहा है, केवल ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3,
तो ग्रेड 3 में उन्होंने लिखा है कि वो 10th लेवल तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगा, 10th लेवल तक का। तो ये सेम सिलेबस वो लिखते हैं रेलवे के ग्रुप डी में। और रेलवे ग्रुप डी के अगर आप पिछली बार के सारे क्वेश्चन देखो ग्रुप डी के, तो उसमें बेटा ग्रुप डी में वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से। तो जो बच्चा केवल ग्रेड 3 की तैयारी कर रहा है ना, तो मेन फोकस वो एक तो लाइट वाला चैप्टर पूरा, ऑप्टिक्स, लेंस और मिरर मिला के, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन तीनों पर विशेष फोकस रखना। और फिर वो बाद में जो चलेगा अपना स्पीड वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चन है, ग्रेविटी वाले, वो ये बच्चे फिर बाद में करना, जैसे हीट का चैप्टर बाद में सेफ साइड, क्योंकि जरूर थोड़ा ग्रुप डी की तरह टेक्नीशियन को भी वैसे ही मान ले वो। पर पहले हमारा जो पीछे हमने देखा है अभी तक, उसमें उसने लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और वो अपना इस मैकेनिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछता है। अब बाद में फिर उसमें आप एडिशनल अपने ज्ञान के लिए फिर हम जोड़ लेंगे, जैसे कि सैटेलाइट हो गया, फ्रिक्शन हो गया, है ना, कुछ और चीजें जो हम जोड़ते हैं वो बाद में हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूंगा आपको जैसे चीजें चलेंगी। अभी तो खैर कॉमन चल रही है। जो एएलपी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो जो मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो एएलपी का अगर हम सीबीटी 1 देखें तो सीबीटी 1 में तो पढ़ना है, सीबीटी 2 में टॉपिक नहीं है एएलपी के। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों में है ये टॉपिक, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस वगैरह की, एनडीए वगैरह की, उन्हें तो मैं एक एक शब्द जो भी पढ़ाऊंगा सारा ही उनके लिए काम का है। उनके लिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आएगा और ये नहीं आएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। सर बुक में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.008 है तो सही है। कौन सी बुक में पढ़ लिया भाई तुमने 1.008? एनसीईआरटी पढ़ा करो, है ना। मुंह उठा के कोई भी किताब मत पढ़ा करो, जो मन किया मार्केट से लिया है। उसे मास्टर का जिसका फोटो लगाओ तो उसे खुद नहीं पता होता कि इसमें क्या कंटेंट है, बस बुक बेचनी है बच्चों को। चलो आगे लिखेंगे। हाँ, ग्रेड 3 में तो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से ये। अब हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, एक जो मैंने आपको बता रहा हूं ये लिखो, महा 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 इंपोर्टेंट, महा महा इंपोर्टेंट लिख लो। ये पेपर में किसी न किसी, अगर आप 3-4 फॉर्म भरेंगे तो किसी न किसी में आपको क्वेश्चन मिल भी सकता है, ठीक है। देखो जब हम बेटा में इतना अभी तक हम बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें कर रहे हैं कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये वो ऐसे वैसे, तो लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो क्या जमीन आसमान का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको जो बिल्कुल आ रहा है। अभी लाइट हवा में थी, अब पानी में चली गई, या पानी से डायमंड में चली गई, या डायमंड से सर केरोसिन में चली गई, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन लाइट के मीडियम चेंज करने के बावजूद भी लाइट का 1-2 गुण, उसकी 1-2 प्रॉपर्टी ऐसी है जो नहीं बदलती। यानी जो प्रॉपर्टी लाइट की हवा में वही बिल्कुल सेम पानी में है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, अपना माध्यम बदलती है, तो लाइट का वो कौन सा गुण है, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है जो मीडियम चेंज करते समय नहीं बदलती है। तो लाइट का एक से दूसरे माध्यम में जाते समय उसका कौन सा गुण नहीं बदलेगा, ये आपको बताना है। बताओ। मेरा भाई कोई बुक नहीं है अभी। हमने कई बार कोशिश की यार बुक के बारे में, पर हम समय मिल नहीं पाया। हालांकि हमारे पास ऐसे लोग आए, उन्होंने कहा जी 15 दिन में आपकी बुक आ जाएगी, फोटो वोटो लग जाएगा आपका। हमने कहा कि नहीं, हम बच्चों को तो खुद कह रहे हैं कि भैया तुम सही जी फर्जी काम नहीं करो। खुद से हम फर्जी करें क्या मतलब? हमने मना कर दिया। अपने आप से हमारे से समय निकल नहीं पा रहा है, वरना तो आप आज बोलो 15 दिन में ऐसे बेहतरीन सुंदर बुक निकल के आ जाएगी मार्केट में इतना बड़ा फोटो के साथ, तो वो नहीं करना। हमारे टीचर सही काम करना भी बहुत जरूरी है ना। फर्जी करेंगे थोड़ा फायदा मिल जाएगा, कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा जीवन में। अब देखो जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, याद रखना, एक तो बेटा लाइट का कलर नहीं बदलता, उसका रंग, और एक उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति, रंग और आवृत्ति नहीं बदलते। आपको सोचना, जैसे आपके पास में एक लेजर लाइट है, आपने उसे बटन दबाया और लाल रंग की लाइट निकल रही है, लाल रंग की लाइट, ठीक। अब इसे आप पानी से भरे किसी चीज से पास करना तो उसके अंदर भी लाल दिखेगी, कांच के गिलास से पास करना तो उससे भी वहां पे भी रेड दिखेगी। तो एक तो लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है उसका कलर, उसका रंग नहीं बदलता, और एक उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती। देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, कि जो सोर्स है, जो बल्ब है,
वो बल्ब लाल प्रकाश फेंक रहा है कि नीला प्रकाश फेंक रहा है। तो जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, उसका कलर और फ्रीक्वेंसी छोड़कर हर कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। भाई स्पीड तो सबसे पहले बदलेगी। जो बच्चा स्पीड लिख रहा है भाई, वो तो आप क्या समझ पा रहे हो इतनी देर से हम क्या बताने क्लास में। भाई जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम को आप कह रहे रेयर विरल माध्यम। विरल का मतलब ही ये है कि जहां पर लाइट की स्पीड कम हो, और सघन का मतलब ये है कि जहां पर लाइट की स्पीड, सॉरी, विरल का मतलब है जहां पर लाइट, विरल का मतलब है कि जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा हो, सघन का मतलब जहां पर लाइट की स्पीड कम हो। तो लाइट अपना मीडियम बदलेगी भैया, स्पीड तो सबसे पहले ही बदल जाएगी उसकी। दूसरा यहाँ पे आई और आर जो बच्चा कह रहा है बार बार, भैया अब तो शुरू में बताया हमने कि जब लाइट नजदीक आएगी तो यहाँ आर की वैल्यू ऐसे छोटी है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो लाइट नॉर्मल के नजदीक आएगी, आर की वैल्यू ऐसे छोटी होगी। तो आई आर यहाँ पे सेम नहीं होंगे, स्पीड सेम नहीं होगी, इवन लाइट की इंटेंसिटी भी सेम नहीं होगी। देखो जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो बेटा कुछ लाइट का हिस्सा रिफ्लेक्ट परावर्तित भी होता है। यही सेम काम होता है रिफ्लेक्शन में भी, कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो थोड़ा बहुत दूसरे मीडियम में भी जाता है। तो लाइट का चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी सेम नहीं बनी रहती, इंटेंसिटी में चेंज आ जाता है। क्योंकि जब लाइट हवा से पानी में जा रही है तो हल्की फुल्की रिफ्लेक्ट भी होती है, जितनी इंटेंस लाइट छोड़ी उतनी की उतनी दूसरे मीडियम में नहीं घुसेगी, थोड़ा बहुत परावर्तन भी होगा, या परावर्तित कराते समय हल्की फुल्की दूसरे मीडियम में जाएगी भी, तो इंटेंसिटी भी सेम नहीं रहेगी। तो लाइट का कलर और फ्रीक्वेंसी छोड़ के सब कुछ बदल जाएगा। चाहे पेपर में वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य लिख दे, स्पीड लिख दे, इंटेंसिटी लिख दे, एंगल लिख दे, सब कुछ बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। बाकी अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी वगैरह समझने में दिक्कत है तो एक बार हम वेव चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पे शब्द आएगा डिटेल में, अभी के लिए आप याद कर लेना। यार तुम कुछ पढ़ाई की नहीं कि तुमने बच्चों ने, एक भी नया शब्द आ जाए तो आधों के तो हाथ पैर फूल जाते हैं। when light enters from one medium to another, comma, its color and frequency do not change। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। कलर एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, ये याद रखेंगे। और इवन बेटा एक बात को ध्यान रखना कि कलर जो है ना, ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का फंक्शन होता है। हम वेवलेंथ के हिसाब से भी कलर बता देते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया आंसर ये है कि कलर किस बात पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर। देखो मैं समझना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेटा कोई भी वेव हो, जैसे प्रकाश वेव है, लाइट एक तरंग है, कोई भी वेव हो, उसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है v = to f लैम्डा। कोई भी जो वेव है उसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है v = to f लैम्डा। अगर मैं एक ही मीडियम की बात करूं, मान लो कि लाइट अभी मीडियम नहीं बदल रही है, वो केवल हवा में ही चल रही है, तो अगर लाइट हवा में चल रही होगी तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसे v/λ = f। अगर लाइट जब बेटा एक ही मीडियम में चल रही है, सेम मीडियम में, लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं कर रही है, तो उसकी स्पीड बेटा कांस्टेंट रहती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो f और लैम्डा ऊपर नीचे है, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, से लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, से लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर मैं एक ही मीडियम की बात करूं तो चाहे तो आप ये बता दो कि अलग अलग रंग की वेवलेंथ अलग अलग या अलग रंग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम एक ही मीडियम की बात करें, क्योंकि कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी तो उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होंगी, क्योंकि एक ही मीडियम में स्पीड तो फिक्स रहती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो अब जब ये कहो
कि कलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है चाहे वेवलेंथ पे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब लाइट मीडियम बदल देती है तो v इक्वल टू एफ लैम्डा है। अब यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट रहती नहीं है, ये स्पीड वेरी करती है, सघन माध्यम में धीरे और विरल माध्यम में तेज। बेटा ये स्पीड वेरी करने से लाइट की वेवलेंथ में भी चेंज आ जाता है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वही की वही रहती है। और हमने देखा कि लाइट का कलर भी नहीं बदल रहा। अगर लाइट का कलर नहीं बदल रहा है और एक चीज क्या नहीं बदल रही थी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, यानी कि कलर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। नहीं तो मीडियम चेंज करते ही जब लाइट की स्पीड बदलती है, उसकी चाल बदल जाती है, तो उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग धैर्य में भी फर्क आ जाता है। अगर लाइट वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही होती तो फिर उसका कलर भी बदलना चाहिए था। लाल रंग जो है थोड़ा अलग ऑरेंज कलर का हो जाता या कुछ और कलर का हो जाता। तो अगर पेपर में अगर एग्जैक्टली पूछ ले कि लाइट किस पर निर्भर करती है, वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी अगर स्पेशली पूछे तो फ्रीक्वेंसी पर टिक लगा के आना। कलर इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसका कलर नहीं बदलता। ये हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है, खुली आंखों से, कि पानी के अंदर भी लाइट लाल है तो कांच में भी लाइट है, हवा में भी लाल है। और एक क्या नहीं बदल रहा उसका फ्रीक्वेंसी। तो एक ही फंक्शन ऐसा है जो लाइट मीडियम चेंज करती है, चाहे इंटेंसिटी हो, चाहे लाइट की एंगल हो, चाहे उसकी स्पीड हो, सब कुछ बदल जा रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही। और कलर तो बदलता है ही नहीं, कलर केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। बाकी सारी चीजें बदल जा रही हैं। पहले वाली वीडियो देखो अभिषेक कुमार, जो पीछे बताई गई है ना। बेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने ज्ञान के लिए लिख सकते हो इन चीजों को। कलर इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलर इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, कुछ मास्टर तो यूट्यूब पर ऐसे हैं, ऐसे बता देंगे बच्चों को कि इस क्वेश्चन को चैलेंज कर दो, वेवलेंथ आंसर होना चाहिए था। उन्हें खुद पढ़ने की आवश्यकता है पहले, तो लिखेंगे कलर ऑफ लाइट इज ए फंक्शन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। कलर ऑफ लाइट इज ए फंक्शन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। ये कह रहा बैंगनी की फ्रीक्वेंसी मोर होगी। हाँ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है बैंगनी कलर की, वायलेट कलर की। आएगा, ये सारी चीजें भी आएंगी धीरे धीरे, टेंशन मत लो। अभी जो चल रहा है उसे चलने दो। खैर चलो, इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो ये वाली लाइन याद रखना, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है इसका रंग आवृत्ति नहीं बदलते हैं। ये कांस्टेबल से लेके यूपीएससी के पेपर तक हर जगह आया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे लिखेंगे हम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। सर आपको फिजिक्स पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल ठीक समझ में आता है, आप अच्छा पढ़ाते हैं कंपेयर ऑन यूट्यूब। मतलब क्या, मतलब मैं यूट्यूब पे बढ़िया नहीं पढ़ाता हूँ, एप्लीकेशन बढ़िया पढ़ाता हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, ये है मेरे साथ में सर, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जब यूट्यूब पे आते हैं ना, पूरे जोश में होते हैं, फुल एकदम, बड़े बड़े डिटेल में कॉन्सेप्ट देंगे, बच्चा बैच ले लेगा, एप्लीकेशन पे उससे कुछ नहीं देते, उनके पास है ही नहीं। जितना उनके पास होता है वो सब कुछ यूट्यूब पे बांट चुके होते हैं, वो एप्लीकेशन पे रहता ही नहीं है। हमारा लगता है उल्टा, कि हाँ जो बच्चा है वही पैसे दे के आया है, उसे ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए। जितना यूट्यूब पे है उससे कम से कम 2.5 गुना तो उसके पास ज्ञान पहुंचे, तभी तो उसके पैसे देने का फायदा होगा। वरना तो जो फ्री में है और जो पैसे दे रहा तो उनमें कुछ क्या फर्क रहेगा। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, इसके 2 नियम हम पढ़ने वाले हैं क्लास में। तो सबसे पहला तो नियम बेटा रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का, रिफ्लेक्शन परावर्तन के जैसे ही है। रिफ्लेक्शन परावर्तन का पहला नियम याद करो। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? इंसिडेंट रे, आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और नॉर्मल अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन, एक ही तल में होते हैं।
इंसिडेंट रे, आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण और नॉर्मल एक ही प्लेन एक ही तल में होते हैं, पढ़ाया था ना मैंने। लगभग वैसा सही यहां पे भी है पहला नियम। इंसिडेंट रे आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित किरण जो दूसरे मीडियम में गई थी, ये तीनों एक ही प्लेन में एक ही तल में होती हैं। जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित किरण, ये तीनों होती हैं एक ही प्लेन में एक ही तल में। एक ही प्लेन एक ही तल का मतलब हम समझ चुके हैं पहले से ही। एक ही प्लेन का मतलब यह है कि अगर इंसिडेंट रे इस बोर्ड से चिपक के आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड से चिपक के ही निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो ये आई और रिफ्लेक्टेड रे आ गई, इस बोर्ड से बाहर आ गई। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम, देखें इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in a same plane। आपतित किरण कोमा अभिलंब, आपतित किरण कोमा अभिलंब, आपतित किरण कोमा अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण कोमा अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ये तो देखो पहले कुछ ज्यादा खास नहीं है। सेकंड वाला है इस चैप्टर की जान, रीढ़ की हड्डी। सेकंड जो लो है तो जैसे रिफ्लेक्शन परावर्तन का दूसरा नियम क्या था कि आई और आर की वैल्यू हमेशा सेम होती है। अब यहां पे आई और आर तो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब आई और आर क्या है, यहां पे सेम नहीं है, फिर इनके बीच में क्या रिलेशन है। हाँ, यूट्यूब पे आज मैंने 2 शॉर्ट डाले थे अपने, देखे थे यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट 1 और शॉर्ट 2 डाले, उसमें यूनिट और मेजरमेंट से जुड़े हुए, तो वो भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। उसे अगर आप कर लोगे ना, अभी आपके फिर एक चैप्टर और तैयार हो जाएगा साथ में। उसके आज मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, रात को 9 बजे मिलना अंकुर सर फिजिक्स पर। उस पर जो शॉर्ट 1 और 2 डाले गए, पहले में हमने मेजर यूनिट की बात की है ज्यादा, दूसरे वाले में डायमेंशनल फॉर्मूला विम में सूत्र की ज्यादा बात की है। तो आई होप कि बहुत सारों ने तो खैर देख लिया होगा जो सीरियस बच्चे हैं। अब सेकंड पे आते हैं। इसे बेटा जो सेकंड में यहाँ पे आई आर तो सेम नहीं है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो मैं बताया स्नेल्स ने, तो हम कहते हैं सेकंड को स्नेल्स लो, स्नेल का नियम। अब स्नेल साहब ने हमारे से क्या कहा, इन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे आई आर सेम नहीं है, आई और आर नहीं सेम नहीं है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने कहा कि आई और आर दोनों के साथ लगाओ साइन, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो होता है कांस्टेंट, एक नियतांक आएगा। जब आप साइन आई और साइन आर का जो रेशियो निकालोगे वो कांस्टेंट आएगा। और आप कुछ देखो कांस्टेंट आएगा भी। भाई मान लो मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई लाइट यहां से यहां जा रही है ना, और मैंने आपसे कहा कि भाई आर आई की जो वैल्यू है 45 डिग्री है और इसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो आप देखो साइन आई निकालो, आई का मतलब कितना है 45 और आर कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 45 है 1/√2, साइन 30 कितना 1/2, 2 पहुंच गया ऊपर, सोल्व करा √2 आया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई, तो जो √2 आया तो फिक्स वैल्यू है ना ये, तो साइन और साइन आर का जो रेशियो है कांस्टेंट आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एक फिक्स वैल्यू बनेगी। तो साइन आई और साइन आर का रेशियो आता है कांस्टेंट, वो वैल्यू ऐसे मिलेगी 2, √2, 1.5, 1.7, 2, 4, 5, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू। अब साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट तो आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, पर वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी निकल कर वो क्या होगी बेटा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू निकल के आएगी ना, जो कांस्टेंट है वो, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं यहाँ पे एन। साइन आई का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं एन, और एन का मतलब है यहाँ पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। आप कहोगे सर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है ही एन, और कौन से मीडियम का,
इस पहले मीडियम का कि दूसरे मीडियम का? अलग अलग मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग होते हैं। तो स्नेल के नियम से जब हम साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू 2, 3, 4, 5 जो भी निकल के आएगी वो किस माध्यम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा? वो बेटा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो दूसरे मीडियम का पहले के सापेक्ष, पहले के रेस्पेक्ट में। और मैंने पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे कि कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पानी के सापेक्ष बताओ, कैसे निकालते हैं हम? कांच का ऊपर लिख देंगे, जिसके सापेक्ष जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उसका नीचे लिख देंगे। ये लैंग्वेज पढ़ी थी ना हमने, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। खैर अगर आप भूल गए होंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होता है कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं एन, और एन का मतलब यहां पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तेरा वेट कर रहा था मैं। एक काम और कर दो यार छोटा सा, थोड़ी देर में ना ऊपर कोई खाली होगा क्या हॉल? कोई अगर हो स्टूडियो खाली हो, ठीक है, तो उसमें ना अरे खाना लगा देना है ना, तो मैं ऑफलाइन क्लास में हूँ। चल यहाँ लगा दियो, थोड़ी देर में लगा देना, ठीक है। गाड़ी में है नीचे, बीच वाला बटन दबाओगे ना टुक टुक खुल जाएगी। हाँ ले आता 12:30 के बाद ना। तो ये क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ये समझना, न्यूमेरिकल इस बात को नहीं समझोगे ना, न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा फिर इस फॉर्मूले से। साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है, तो ऑफलाइन फी क्या है आपकी कैरेबल की? ऑफलाइन यहाँ चलते हैं एसएससी वगैरह के बैच, 25,000 रुपए है शायद, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। ऑफलाइन भाई महंगे होते हैं। ये जो तुम्हें सुविधा मिल रही है ना, मजा मिल रहा है, घर में अपना घर का खाना खा रहे हैं हम, घर के पंखे के नीचे बैठे हैं, 800 रुपए का बैच लिया, ये बढ़िया है। ऑनलाइन ने जीवन आसान कर दिया बच्चों का, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। फिर जिसमें क्वालिटी हो भाई फिर वो अपना नौकरी ले ले, है ना। पहले क्या होता था कि बराबर लेवल पे कंपटीशन नहीं था, जो बच्चा अफोर्ड कर पा रहा है मुखर्जी नगर तक पहुंच गया, वो अच्छे कंटेंट सीख पाया, वो उसकी नौकरी लग गई। जो बेचारा नहीं आ पा रहा, पटना नहीं जा पा रहा है, दिल्ली नहीं जा पा रहा है, या प्रयागराज जो भी आपके पास बड़ा सेंटर है, तो बराबर का लेवल हो गया। अब जिसमें दम हो वो नौकरी ले लो। तो साइन आई अपॉन साइन आर। अब मुझे क्या बताना भाई, यहाँ पे ध्यान समझना, न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद हम इससे जुड़े हुए। ये एन क्या बताया मैंने अभी आपको? दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए होता है, मैंने कहा था कि उसका ऊपर लिखते हैं और किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के, तो जिसके सापेक्ष उसका लिख देता है नीचे। फिर मैंने क्लास में बताया था ना आपको पिछली क्लास में कि अगर मैं आपसे कहूं कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष बताओ, तो किसका अपवर्तनांक बताना? कांच का। जिसका बताना उसका ऊपर लिखते हैं, जिसके सापेक्ष पूछता उसका नीचे लिखते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन में ये एन क्या था? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो यहाँ पे एन क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसे ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष चाहिए उसका नीचे लिखेंगे। तो यानी कि मेरे लिए एक्चुअल में जो मैं यूज करूंगा क्लास में वो ये वाला फॉर्म यूज करूंगा। जब भी मैं स्नेल्स लॉ की बात करूंगा क्लास में, तो मैं हमेशा लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। यहाँ पे n1 का मतलब आपको पता है, पहले मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, जहां से लाइट चलेगी वो n1 है और जहां लाइट पहुंचेगी वो n2 है। और आई आपको पता है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो आई है, और रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित किरण जो एंगल बनाएगी वो आर है। इसी चीज को कई बार पेपर में ऐसे लिख देता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि स्नेल का नियम क्या है? n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ये भी लिखा मिल सकता है आपको, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। इससे बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ये बच्चा कह रहा है यार 12th की फिजिक्स के 10th की फिजिक्स में नहीं पढ़ा तुमने? अरे 10th में ऑप्टिक्स में सब पूछिए।
दूसरा, एक बात और देखना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n इक्वल टू सी बाई वी। मुझे एक चीज बताओ, जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है n इक्वल टू सी बाई वी, इसमें c क्या है? लाइट की स्पीड वैक्यूम में, वो तो फिक्स है। निर्वात में 3 गुणा 10 की पावर 8, यानी n और v लिखा है ऊपर नीचे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होगा, वो सघन होगा, उसमें लाइट की स्पीड कम आएगी, है ना। अब यहां देखना, n और v ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, ऊपर नीचे, तो यानी कि अगर मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं, क्या किसी बच्चों को आपत्ति है अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख लूं? भाई n2 लिखा, अगर n और v तो ऊपर नीचे है, अगर मैंने n2 लिखा ऊपर तो यहाँ पे v2 लिखना पड़ेगा नीचे, n1 नीचे तो v1 ऊपर, यानी कि स्नेल का नियम आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 का मतलब है कि पहले मीडियम में लाइट की स्पीड, और v2 का मतलब है लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में। जब न्यूमेरिकल करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी, पेपर में क्या देगा, आई की वैल्यू दे देगा, आर की दे देगा, क्या देगा, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड इतनी है तो दूसरे मीडियम में बताओ कितनी होगी, तो वो मीडियम में स्पीड पूछेगा ना, तो v1 अपॉन v2 लगा देना। अच्छा, एक हमें पता है कि v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, लाइट मीडियम चेंज करती है, फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, उसकी स्पीड और वेवलेंथ बदल जाती है, तो स्पीड और वेवलेंथ है प्रोपोर्शनल, समानुपाती, तो आप इसे v1 अपॉन v2 को लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी लिख सकते हो। यानी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, अगर पेपर में एक मीडियम में लाइट की वेवलेंथ दे दी और दूसरे मीडियम में वेवलेंथ पूछ ले, तो हम लगाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये कई बार हम लगाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2, कई बार हम लगाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। वो पूछ क्या रहा उस आधार पर डिपेंड करेगा। यानी कि एक्चुअल में आज के बाद आपको इस स्नेल का नियम पूरा याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना तो n2 अपॉन n1 या v1 अपॉन v2 या लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। क्या दिया होगा, क्या निकालना होगा, वो हम क्वेश्चन देखकर समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम कल की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास बड़े ध्यान से देखकर आना, बाकी मिलेंगे हम कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू।